अगर आपको भी हमल के दौरान कब्ज़ का मसला है तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को एंड तक देखने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिर्फ़ अपनी डाइट और थोड़ी-सी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के साथ आप इस मसले से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। हमल के दौरान 80 से 90% ख़वातीन ऐसी हैं जिनको थ्रू आउट इन 9 मंथ्स में कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन का सामना ज़रूर करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो डे 1 से आखिरी दिन तक जो है वो इस मसले का शिकार रहती हैं और वो इस मसले से बहुत परेशान रहती हैं। अब कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में होती क्यों है? इसकी वजूहात में सबसे पहली वजह ये है कि आपने ये देखा है कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी होती है, तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका खाना-पीना बिल्कुल छूट जाता है। पहले 3 माह की मैं बात कर रही हूँ। ना तो आपसे पानी पिया जाता है, वाटर इनटेक आपका कम होता है, खाना आपसे खाया नहीं जाता और जो कुछ आपसे खाया जाता है, वो आप वॉमिट आउट कर देती हैं। तो वो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा नौज़िया वॉमिटिंग रहता है या जिनसे बहुत ज़्यादा खाया पिया नहीं जाता, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। दूसरा ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन ये करता है कि वो आपकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर देता है, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और मस्कुलर एक्टिविटी को स्लो करता है। और उसी के साथ साथ जो आपकी इंटेस्टाइन्स यानी कि जो आपकी आंतें हैं वो स्लो हो जाती हैं। आपके स्टमक से फूड बहुत स्लोली जो है वो आंतों में जाता है। जितनी देर खाना आपकी आंतों में रहता है उसमें से पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब होता रहता है। तो जब पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है तो पीछे सिर्फ़ जो हार्ड मटीरियल है वो रह जाता है, जो रिज़ल्ट करता है आपके लिए कॉन्स्टिपेशन में। और जब आप स्टूल पास करते हैं तो ऑब्वियसली आपको कब्ज़ रहती है। तीसरी वजह है प्रेगनेंसी के दौरान दिए गई मेडिकेशंस जिसमें आयरन और विटामिन्स शामिल हैं। तो क्या जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको हमें आयरन या विटामिन्स नहीं देने चाहिए? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयरन सॉल्ट से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो आप इसको अपनी डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, हम आपकी आयरन चेंज कर देंगे। हमारे पास मार्केट में बहुत सारी आयरन सॉल्ट्स अवेलेबल हैं। अगर एक आयरन सॉल्ट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम आपको दूसरा आयरन सॉल्ट दे देंगे। लेकिन प्लीज़ आपने किसी सूरत भी आयरन जो है वो स्टॉप नहीं करना। इससे आपको एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो जाती है जिसके अपने बहुत से मल्टीपल जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी इम्प्लिकेशंस हैं जो आप पे और आपके बच्चे पे जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि ऑब्वियसली थोड़ी बहुत जो है आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मोबिलिटी ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह से आपका जो बाकी भी बॉडी के सिस्टम है वो सप्रेस हो जाते हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। अब कॉन्स्टिपेशन से होता क्या है? कॉन्स्टिपेशन में जो सबसे बहुत ही इरिटेटिंग आपके लिए एक चीज़ होती है वो है जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपको बहुत ज़्यादा गैस ट्रबल होती है। आपको एसिडिटी होती है, आपका पेट फूल जाता है, कई दफ़ा पेट में दर्द रहता है, लोअर एब्डोमेन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। कई दफ़ा आपको ऐसे लगता है कि शायद फ़ॉल्स कंट्रैक्शन की तरह की फीलिंग आ जाती है क्योंकि कई दफ़ा 1 दिन, 2 दिन, 3-3 दिन तक जो है वो पेशेंट स्टूल पास नहीं करते, तो उनकी तबीयत जो है इस वजह से काफ़ी ख़राब हो जाती है। और उसके साथ-साथ जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास करते हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पाइल्स या एनल फिशर्स हो जाते हैं, जिस पे पखाने वाली जगह पे कट लग जाता है। तो जब आप स्टूल पास करते हैं, तो एक तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है स्टूल पास करना और साथ ही साथ आपको ब्लीडिंग भी होती है और वो उससे भी ब्लड लॉस होता है। ऑलरेडी वो ख़वातीन जो ओबीज़ होती हैं, जो ऑलरेडी जिनका वेट ज़्यादा होता है या उनका बेबी गुड साइज़ होता है, बच्चे का पानी ज़्यादा होता है, ट्विन्स बच्चे होते हैं, उनके प्रेशर की वजह से ऑलरेडी उन पेशेंट को पाइल्स यानी बवासीर का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन अगर साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी होता है, तो ये मज़ीद जो है उनके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में क्या टिप्स हैं और क्या मेडिकेशंस हैं, अब हम उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहली टिप जो है वो तो ये है कि प्लीज़ अपनी एक्टिविटी जो है उसको लिमिटेड ना करें। प्लीज़ मूव अराउंड, मूव अबाउट। चलते-फिरते रहें, जितना आप चलें-फिरेंगी, उतनी ज़्यादा आपकी मसल्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। अपने मील्स को
छोटा और फ्रीक्वेंट रखें, यानी एक ही दम से बहुत ज़्यादा ना खा लें। अपने मील्स को पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर आप नॉर्मली 3 दफ़ा खाती हैं तो 3 की बजाय 6 दफ़ा खाएं। जब आप 3 की बजाय 6 दफ़ा खाएंगी तो 6 दफ़ा आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें मूवमेंट होगी, तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस जो है वो कम रहेंगे। अपनी डाइट में फाइबर बहुत ज़्यादा ऐड करें। मोस्टली मुझसे ये पेशेंट्स पूछते हैं कि हमें फाइबर समझ में नहीं आता, कि आप डॉक्टर्स अपनी एडवाइस में कहते हैं कि जी फाइबर डाइट लें। तो फाइबर बेसिकली वो होता है जो आपका जो स्टूल का बल्क जिससे बनता है, और उसमें स्पेशली जो है फूड्स में गंदम का आटा इस्तेमाल करें। ये जो दूसरा आटा है वो इस्तेमाल ना करें। सब्जियां और फल खाएं, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फाइबर में आती है। इसके साथ दालें जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। अगर आप फ्रूट्स खाती हैं, जैसे आजकल सेब है, आड़ू है, खुबानी है, तो इनको अच्छी तरह से वॉश करके छिलके समेत खाएं। इनका जो छिलका है उसमें भी बहुत ज़्यादा फाइबर है। आगे अभी जो गर्मियों का मौसम आ रहा है, इसमें आपको खरबूजे मिलेंगे, तरबूज मिलेगा, उनमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। तो ये सारे फ्रूट्स जो है आप डेली फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट, इसका बाउल आप ये समझें कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपने एक बाउल ऑफ फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट ज़रूर लेना है। इंजीर, इंजीर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप रेगुलरली इंजीर खा सकती हैं तो वो ज़रूर खाएं, और इंजीर से हमल ज़ाया नहीं होता। अब जब ये सारी अगर टिप्स आपने एंड यस, पानी, पानी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपका जो फूड है बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन्स में स्टे करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आप पानी ज़्यादा लेंगी तो साथ साथ जितना पानी एब्जॉर्ब हो रहा है आप उसको रिप्लेनिश कर रही हैं, तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुई, तो फिर हमारे पास कुछ मेडिकेशंस होती हैं। अब मैंने ये देखा है कि कई दफ़ा पेशेंट्स खुद ही से जाके स्टूल सॉफ्टवेयर के तौर पे कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन जो कब्ज़ कुशा दवाइयाँ होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक वो होती हैं जो स्टूल सॉफ्टनर्स होती हैं, जो हम प्रेगनेंसी में देते हैं। एक वो होते हैं जो आपकी मोटिलिटी को बढ़ाती है, जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाती है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान मोटिलिटी बढ़ाने वाली दवाई ले लेंगे तो आपको प्री टर्म कंट्रैक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि आपके यूट्रस में भी वही मसल्स पाए जाते हैं जो आपकी इंटेस्टाइन्स में हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि स्किलेक्स ड्रॉप्स जो है पेशेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, और उससे फिर उनको प्री टर्म पेन्स आना शुरू हो जाती हैं। मेरी अपनी एक पेशेंट के साथ ये हुआ कि उसके प्रीवियस 2 सी सेक्शंस थे। उसको मैंने 3 वीक्स अहेड एक डेट दी हुई थी जिस पे मुझे उसका 3rd सी सेक्शन करना था। उसको कॉन्स्टिपेशन हुई, उसने बगैर पूछे जो है खुद ही से स्किलेक्स ड्रॉप्स ले लिए, और उसके डेढ़ दिन के बाद मुझे फ़ोन आना शुरू हो गया कि जी मुझे तो दर्दें शुरू हो गई है, तो मुझे उसका प्री टर्म सी सेक्शन करना पड़ा। सो जब भी आप दवाई लें तो प्लीज़ डॉक्टर की एडवाइस पे लें। स्टूल सॉफ्टनर्स हम देते हैं, उससे ये है कि आपका स्टूल सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन मोटिलिटी पे जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ग्लिसरीन पॉजिटिव्स, अगर बहुत ज़्यादा ही तबीयत आपकी ख़राब हो चुकी है तो ग्लिसरीन से पॉजिटिव्स होती हैं जो हम आपको पखाने के रास्ते से देते हैं, उससे भी आपका जो है स्टूल पास हो जाता है और आप रिलीव हो जाते हैं। टिप ऑफ द वीडियो इज़ कि आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं इनको कॉन्स्टिपेशन के बाद इस्तेमाल ना करें, बल्कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुई हैं इन सारी टिप्स को वन बाय वन जो है वो अप्लाई करें, ताकि आप कॉन्स्टिपेशन तक पहुँचे ही ना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी ही नहीं इन सब टिप्स को फॉलो करके, तो डेफिनेटली फिर आपको उसकी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।